अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि जनाब ये जो मौसम चल रहा है ना, जिसमें कभी बारिश होने शुरू हो जाती है और कभी सख्त गर्मी पड़ रही है, तो इसमें अपनी सेहत का ख़ास करके आप ख्याल रखें। क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये वाला जो वायरल इन्फेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है काम और तालीम में तावाज़ुन के हवाले से। ये अमूमन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उनसे ज़िंदगी का बैलेंस बरकरार नहीं रहता है। कभी एक चीज़ पर जो ध्यान दे रहे होते हैं तो कभी सारी जो उनकी एनर्जी होती है वो किसी दूसरी चीज़ पर लग जाती है। जबकि कामयाब अप्रोच वो होती है कि जो भी आप लोग करें उसमें इत्तेदाल ज़रूर हो, ख़ास किस्म का एक बैलेंस हो, एक तजुर्बा हो, ताकि हर चीज़ उसके वक्त के मुताबिक आप कर सकें। और ये वजह भी है कि आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए सिर्फ तालीम हासिल करना काफ़ी नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी की बढ़ती हुई मुश्किलात और तालीमी अखराजात की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ जॉब भी करना पड़ती है। लेकिन ऐसे में काम और तालीम में तवाज़ुन बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और ये बात भी दुरुस्त है कि वो इस मसरूफ़ सफ़र से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, या अमली तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में शामिल भी हो जाता है, साथ साथ तालीम भी वो हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें बाकियों के नस्बत ज़्यादा परेशान कुन हालात से भी गुज़रना पड़ता है, क्योंकि वो दो लाइफ्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। कभी दफ्तर की तरफ से ज़्यादा काम मिलता है तो कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज के इम्तिहानात उन्हें सांस नहीं लेने देते हैं। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात ये, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। कि अगर टाइम का सही इस्तेमाल अगर आपको आता है ना, यानी वक्त की तंजीम ही वो बुनियादी चीज़ है जो आपको काम और तालीम दोनों में कामयाब बना सकती है। दरअसल वक्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की ज़मानत होता है। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में तालीमी और काम के जो औकात कार हैं उनके एक हद मुतय्यन करें, एक लिमिट रखें और इसके मुताबिक ही अपने तमाम तर जो काम है वो करें। दूसरी बात, प्रायोरिटाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तलबा को अपने काम और अपने तालीम के हवाले से तरजीहात तय करनी चाहिए। जब इम्तिहानात करीब हों तो ज़्यादा वक्त आपने तालीम पर सर्व करना है, और अगर काम के मामला ज़्यादा अहम हो तो उस पर भी थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको ख़ुद इस बात का शऊर हो कि आपको किस वक्त क्या करना है। जब ये मालूम हो कि क्या करना है और कैसे करना है, ये हम खुद ब खुद हमारे ऊपर वाज़े हो जाता है। हमारा मसला ये है कि हमें यही वाज़े नहीं होता कि हमने करना क्या है। सारे मसले इसी तज़ब्ज़ुब से जन्म लेते हैं। तीसरी बात आपने क्या करनी है, कम्युनिकेशन के हवाले से। ज़रूरत पड़ने पर ऑफ़िस में या अपने इर्द गिर्द के बॉस, मैनेजर से खुलकर बात करें कि जनाब आप साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी जाते हैं तो उसकी भी एक ज़रूरियात होती हैं। आप उसके साथ एतमाद बनाएं। उनसे ना सिर्फ आपकी जो ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन बरकरार रहेगा, बल्कि आपका जो बॉस है वो भी आपकी मुश्किलात को समझेंगे, आपको बेहतर गाइड करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी कोई भी मसला हो या ना हो सकता है कि वो बातचीत के बगैर ही हल हो जाए। तो ये बड़े कह लें कि गुर की बात होती है जो मैं बता रही हूँ। महज गुफ्तगू करने से आपके आधे मसले दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी अब की जो जंगें हैं ना, अब वो उस तरह मैदान में जाके नहीं लड़ी जाती है। अब टेबल टॉक के थ्रू आप कोई भी मसला, कोई भी जंग जो है ना अब हल कर सकते हैं। चौथी बात, सेल्फ़ केयर के हवाले से, इसको ना भूलें। काम और तालीम के दबाव के दरमियान अपने आप को आपने नहीं भूलना है, और याद रखें कि ये सब कुछ हो जाएगा
जब तक आपकी जान है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। दुनिया की सारी चीज़ें आपके होने से ही होती हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी के सफ़र में ना जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बरकरार रखें, नींद का ख्याल रखें, सेहतमंद खाएं और अपने लिए वक्त निकालें। पांचवी चीज़ के सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, अपने लिए हकीकत पसंदाना जो अहदाफ है ना वो तय करें और उनकी तकमील के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी भी करें। ख्वाब देखना अच्छा होता है मगर हकीकत के दायरे में रहकर। ऐसे ख्वाब हमारी ज़िंदगी में परवान नहीं चढ़ सकते हैं कि जो हकीकत के दायरे में ही ना हों, जो अनरियलिस्टिक हों, जो कि जिनको अप्रोच करना हमारे बस की बात ना हो। तो ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ऐसे करने से ज़िंदगी आसान रहती है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहती है, आप ज़रूरी और हकीकी चीज़ों की दौड़ में रहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया नहीं होती और वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आप हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था कि किस तरह आपने अपने आप को बेहतर करना है और ख़ास तौर पर वो जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और साथ ही साथ वो अपनी फाइनेंशियल बिल्डअप भी कर रहे हैं अपने आप को और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ज़िंदगी में कामयाब होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस दोनों सेक्टर को किस तरह इत्तेदाल में साथ ही साथ पैरेलली लेकर चल सकते हैं, उनके लिए ये कुछ चंद टिप्स थी जिन पर वो अमल दरामद करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं, जनाब आप कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर जिगर के हवाले से, क्योंकि जिगर हमारा जिस्म का दूसरा बड़ा और निज़ाम हाज़मा में अहम किरदार अदा करने वाला बुनियादी ऑर्गन है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो ग़िज़ा हो या फिर कोई दवा हो, वो हमारे जिगर से ही होकर गुज़रती है। अगर जिगर की सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ये ख़राब होकर हमें बहुत से अमराज में मुब्तला कर सकता है। जिगर इंसानी जिस्म के उन हिस्सों में से एक हिस्सा है जिनको आम तौर पर उस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जाता जब तक वो मसाइल के बाइस नहीं बनने लगते और कुछ लोगों के लिए फिर बहुत ही ताख़ीर हो जाती है। जिगर का एक आम मर्ज़ हेपेटाइटिस है जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहरहाल जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और कहा जाता है कि अगर हमारा जिगर दुरुस्त काम नहीं कर रहा तो खुदा न खास्ता 100 से ज़ायद बीमारियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। तो ये बात तो वाज़ेह है और इंतहाई अहमियत की हामिल हुई कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसे हज़म करने के लिए जिगर की अच्छी सेहत का होना लाजमी है। और कल जो, क्योंकि 29 जुलाई गुज़रा है, कल जनाब हेपेटाइटिस से बचाव और तदारुक के आलमी दिन को मनाया गया है। इसी मुनासबत से हमने ये सेगमेंट रखा है कि जिगर तंदुरुस्त तो ज़िंदगी तंदुरुस्ती की अलामत समझा जाता है। तो इस पर बात करते हैं कि हेपेटाइटिस क्यों होता है, जिगर की बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं और अगर ये एक दफ़ा जिगर की बीमारियां आपको हो जाएं तो क्या ये रिवर्सिबल हैं या नहीं है और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब है जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। क्योंकि कल 29 जुलाई था, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा था, तो सबसे पहले तो बताइए ये जो हेपेटाइटिस है इसको खामोश वायरस या खामोश कातिल भी इसको कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है ऐसा? देखिए, हेपेटाइटिस जिगर की सूजन का नाम है जी। किसी भी वजह से जब जिगर सूज जाता है तो उसको हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी। एक कॉमन वजह जिसका हमें बहुत ज़्यादा अपने मुल्क में सामना है वो वायरल हेपेटाइटिस है, यानी वायरस की वजह से जिगर में सूजन होना। दूसरी वजह जो है वो अल्कोहल है। तीसरी बड़ी वजह दवाइयों का बेजा इस्तेमाल है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो जिगर को मुतासिर करती हैं। सही। तो ये तीन बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से जिगर पे स्वेलिंग हो जाती है। हमारे मुल्क में जिसकी हम बार बार बात कर रहे होते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस है, यानी वायरस की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस। ठीक है। उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, ABCDEF, यानी वायरस जाती है। 5 मुख्तलिफ इकसाम के हैं। ये 5 मुख्तलिफ बीमारियां हैं और इनका आपस में यही ताल्लुक़ है कि सिर्फ एक हिस्से को ये मुतासिर कर रही हैं और वो है जिगर, हमारा जिगर। यानी ये ऐसा नहीं है कि A वायरस बिगड़ के B बन जाए, B बिगड़ के C, ऐसा नहीं है जी। ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इनका
जिस्म में दाखिल होने का सिस्टम डिफरेंट है और जिगर अच्छा। में जाके जो तोड़ फोड़ करते हैं उसके जो अवामिल हैं, जो वो उसकी different। कॉम्प्लिकेशन है, वो डिफरेंट है। खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है कि बाज़ वायरसेस की किस्म ऐसी है जो वायरस अंदर ही अंदर जिगर को मुतासर कर रहा होता है, लेकिन बज़ाहिर को अलामात नहीं बन रही होती। ओके। इसकी वजह से जो आपका सवाल था, हेपेटाइटिस बी और सी को खामोश कातिल कहा कातिल जाता कहा है, जाता है। इसलिए कि उसकी बज़ाहिर नज़र आने वाली अलामात, जिनमें आंखों का पीला होना, जिस्म में मतली उल्टी की कैफियत होना और बाज़ औक़ात पेशाब के रंग का गहरा होना, ये ऐसी अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही होती। और जिसको आम फहम में जिस तरह बहुत से लोग काला यरकान भी जी, कहते जी। हैं, इसी को कहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी को उर्फ़ आम में काला काला यरकान कहा यरकान कहा जाता जाता है। है ओके। और उसमें किसी बहाने से चेक करवाने से, मतलब कोई इमिग्रेशन, कोई बाहर जा रहा है, हाँ। कोई एम्प्लॉयमेंट सर्वे हो रहा है, हाँ। जॉब के सिलसिले में कोई ब्लड देने गया बंदा और उसको पता चला कि उसके जिस्म के अंदर वायरस है, इस वजह से उसे खामोश कातिल कहा जाता है कि इसकी ओके। कोई बज़ाहिर अलामात नहीं है, अनलेस कि हम चेक करें, ब्लड टेस्ट करें, हमें पता नहीं चलता। तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम खुद से जाके किसी हवाले से टेस्ट ना कराएं। अच्छा, ये तो चलिए हेपेटाइटिस के हवाले से हो गया। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होना चाहिए था जो मैंने नहीं किया कि जिगर काम क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर उसको हेपेटाइटिस कोई भी टाइप हो गई है तो वो किस तरह उसके जो फंक्शंस हैं वो कह लें कि ख़राब हो सकते हैं या वो किस तरह नकारा भी हो सकता है। सबसे पहले तो बताइए काम क्या करता है, जिगर का देखिए, काम क्या जिगर बहुत सारे काम कर रहा होता है जिस्म में, बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के काम। है? जी। इसमें मतलब सरे फहरिस्त जो है वो ये है कि हाजमे के अमल में इसका बहुत कलीदी किरदार है। दूसरे नंबर पे इसका जिस्म में पैदा होने वाले या जिस्म में दाखिल होने वाले फाजिल मादे जो हैं उनको अखराज में डिटॉक्सिफाइंग एक्शन उसका बड़ा प्रोमिनेंट है। तीसरे नंबर पे कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स भी जिगर से बन रहे होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है। तो वो बहुत सारे हिस्से ब्लड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे एनर्जी का जो सिलसिला है जिसमें में मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, उसमें जिगर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी किरदार है। जिसम सर से पाँव तक मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम हैं ये एक हार्मनी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। उसमें जो रोल जिगर का इंडिविजुअलाइज्ड है वो प्रिडोमिनेंट तो यही है, लेकिन बहुत सारे दूसरे किडनीज के फंक्शंस में, दिल के फंक्शंस में जिगर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपका जिगर तंदुरुस्त है तो समझे कि आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती की तरफ है और ये अलामात है आपकी। तो जिगर को अगर हेपेटाइटिस ए बी सी जैसे आपने एफ़ तक बताया, इसमें से कोई भी एक हेपेटाइटिस हो जाता है हम में से किसी को, तो किस तरह डिसओरिएंट की तरफ या डिसओरिएंटेशन की तरफ हमारा जिगर चला जाता है? देखिए, सबसे पहली अलामात जो मरीज़ फील कर रहा होगा जिगर की खराबी में, वो थकन का एहसास है। और ये किसी भी उसमें आ सकता है? जी, किसी ठीक भी है। वायरस में। देखिए, ठीक है। अलामात जिगर के वायरसेस के हिसाब से नहीं हैं, उसके एंड ऑर्गन के हिसाब ऑर्गन से। के हिसाब से। तो ओके। उसमें ए में भी वही अलामात होंगी और ई में भी वही अलामात होंगी। ओके। तो एक प्रोमिनेंट फीचर जो है वो जिस्म में थकन का एहसास है, और फिर अगर फौरी यरकान हो रहा है, ऐसा यरकान जो 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, इसे फौरी यरकान कहा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई सरफहरिस्त है और उसका ताल्लुक गंदे पानी और गंदी ग़िज़ा से होता है। तो उसमें आंखें पीली होना, मतली उल्टी होना, पेट में हल्के दर्द की कैफियत होना, पतले पखाने आना, और ये आम तौर पे गर्मियों के मौसम, बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई जो गंदे पानी और गंदी ग़िज़ा से हो रहा होता है उसकी अलामात ज़्यादा होती हैं। बी और सी जिसका आपने जिक्र किया, ये खामोश कातिल जिसको कहा जाता है, इसमें अलामात इतनी नहीं बन रही होती हैं, लेकिन टांगों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास, पट्टों में खिंचाव, हल्की गैस की कैफियत, ये वो अलामात हैं जो आम तौर पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स फील कर रहे होते हैं इब्तदाई सालों में। जब ये बीमारी 10 से 12 साल का अरसा गुजार लेती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत बनने लग जाती है, अलामात में भी शिद्दत आने लग जाती है, जिसमें से बाज़-औक़ात पेट के दाईं पसली के नीचे दर्द और तिली के साइज़ का बढ़ना, बाज़-औक़ात पेट में पानी आना, जिस्म में स्वेलिंग का होना, खून की उल्टियाँ आना, काले बखाने आना। तो ये वो चीज़ें हैं जो 15 साल की बीमारी के बाद नमूदार हो रही होती हैं। उसके बाद अगर कोई इलाज ना किया जाए तो अननोटिस ये प्रोसीजर चलता रहे, अंदर ही अंदर ये वायरस तोड़ फोड़ करता रहे,
एंड रिजल्ट जिगर का कैंसर बन सकता है, दिमाग माऊफ हो सकता है, अच्छा। और इसके अलावा सांस पे दुश्वारी हो सकती है। तो ये वो अलामात हैं जो स्टेज के हिसाब से मरीज़ फील कर रहा होता है, और ये सारी जिगर की ख़राबी की वजह से हो रही होती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर पीला यकार एक दफ़ा हुआ है तो वो दोबारा भी हो सकता है, बिकॉज़ वो अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट या फूड या उसकी वजह से है, वाटर इनटेक की वजह से। और अगर काला यरकान जिसको हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा लिया है, रिकवर हो गए हैं, क्या वो रिकवर वाकई हो जाते हैं, रिवर्सिबल है, और दोबारा होने के भी चांसेस हैं काला यरकान के नहीं? देखिए, पीला यरकान की पहले बात करते हैं। उसमें एक्यूट हेपेटाइटिस ए एक दफ़ा ज़िंदगी में हो जाए तो वायरस जिस्म में ऐसे केमिकल बना देता है कुदरती तौर पे कि रिकवरी के बाद उसको दोबारा नहीं होता वो। अच्छा, यानी आप कहें कि कुदरती इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उसके ख़िलाफ़ और उसको ज़रूरत नहीं होती दोबारा से। हेपेटाइटिस ई कुछ अरसे बाद दोबारा हो सकता है। गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा अगर दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अरसे के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी का लेवल उसमें उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। हेपेटाइटिस बी एक दफ़ा हो जाए, जिस्म से वायरस को हम निकालने वाली दवाइयाँ दे दें और वायरस क्लियर हो जाए। ये हेपेटाइटिस सी एक दफ़ा हुआ, वायरस वाली दवाई दी, वायरस जिस्म से निकल गया हमेशा के लिए, और 3 महीने के बाद हमने टेस्ट करवाया, 3 से 6 महीने के बाद हेपेटाइटिस सी के लिए, और वो वायरस क्लियर हुआ जिस्म से, और 3 महीने बाद दवाई छोड़ने के भी अगर वायरस क्लियर है तो इसका मतलब है पिछला जरासीम ख़त्म हो गया। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के 1 से 2 टेस्ट करवाने के बाद साल के वक्फे से अगर क्लियर रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब है कि इलाज के बाद वायरस ख़त्म हो गया। इस बंदे को दोबारा हेपेटाइटिस बी या सी होने का चांस उतना ही है जितना किसी नए बंदे को। अच्छा। तो अगर कोई गंदी औजार, कोई गंदी सिरिंज, गंदी ड्रिप दोबारा लगेगी तो उस बंदे को नए सिरे से वायरस एंटर हो जाएगा और दोबारा से जिगर को मुतासिर कर देगा। ओके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी इंजेक्शन से, ड्रिप से और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो आलूदा हों उनसे बच के रहा जाए, ताकि ये वायरस जिस्म में दाखिल ना हो। लेकिन एक बंदे को तो, अगर हमने जो ये देखा है कि एक बंदे को अगर काला यरकान डायग्नोज हो गया है या वो पिछले कितने सालों से उसके साथ लड़ा है, तो वो सारी ज़िंदगी उसी काले यरकान के साथ लड़ रहा होता है, मुकाबला कर रहा होता है, दवाइयाँ खा रहा होता है, ट्रीटमेंट्स ले रहा होता है। देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा कि शुगर का पेशेंट होता है, उसकी दवाई खा रहा होता है, शुगर उसके साथ एक ख़ास हद तक कंट्रोल होती है। ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र खा रहा होता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर। इस तरह बाद सूरतों में हेपेटाइटिस सी और बी का वायरस जिस्म में इतना पुराना हो गया होता है कि उसने जिगर को मुतासिर कर दिया होता है। इतना मुतासिर कर देते हैं कि उसको हम ज़ीरो करना या जड़ से ख़त्म करना मुमकिन नहीं रहता। उस स्टेज में उसमें वायरस को या उसकी पेचीदगियों को कंट्रोल करने वाली कोई दवाई जो है वो सारी उम्र उसी तरह से खानी होती है जिस तरह ब्लड प्रेशर की गोली। अच्छा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ाना खा रहे होते हैं। उससे ये होता है कि उसकी तोड़ फोड़ उसकी काबू में रहती है, उसके असरात काबू में रहते हैं, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती। आमतौर पे ये हेपेटाइटिस बी में होता है, जिसमें बाद सूरतों में वायरस वाली गोलियां भी सारी उम्र खानी पड़ती हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो निस्बतन शॉर्ट उसका कोर्सेज हैं, शॉर्ट उसका इलाज है गोलियों की सूरत में। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है बाद सूरतों में उसका इलाज बहुत सारे साल, बहुत सारे महीने, क्योंकि वायरस की आज की तारीख में समझ यही है कि उसको लंबे अरसे तक दबा के रखने से उसकी कॉम्प्लिकेशंस का रेट कम हो जाता है। तो एक तो इसकी एहतियात है, प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लेने हैं। दूसरा, क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन है जो कि हम लोग वक्तन फ़वक्तन लगवाते रहे? हेपेटाइटिस सी की तो दुनिया में जी अभी वैक्सीन बनी नहीं है जी। तो उसकी वाहिद प्रिवेंशन यही है कि गैर ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट से, ब्लड प्रोडक्ट से, ड्रिप से बचा जाए। हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीके मौजूद हैं। 3 टीके लगते हैं, एक आज, 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद। यानी एक अभी लगेगा, 1 महीने बाद, और 3 टीकों का कोर्स करने के बाद 95% प्रोटेक्शन हो जाती है सारी उम्र के लिए हेपेटाइटिस से। अच्छा। तो ये बहुत इफेक्टिव है, सबको लगवाने चाहिए। और ईपीआई प्रोग्राम में हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी शामिल है ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अच्छा। और इसी इफेक्टिव वैक्सीन की वजह से ही हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस हमारे मुल्क में काफ़ी कम है और कम हो रहा है प्रोग्रेसिवली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सी वायरस अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होने की तरफ नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि वैक्सीन नहीं है, और एहतियात हम उस लेवल की एहतियात जिसकी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है या पूरी दुनिया में ही नहीं है? दुनिया में भी बनी नहीं थी। उस वायरस अपनी शक्ल इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि उसकी वजह से इफेक्टिव वैक्सीन उसकी अभी तक दुनिया की नहीं बनी थी। अच्छा, बी की है, सी की नहीं है, तो ए और ई की भी नहीं है हमारे पास? जी, ए और ई की वैक्सीन हैं जी,
लेकिन हमारी पॉपुलेशन गंदे पानी गंदे खाने से इतनी एक्सपोज्ड है कि 30 साल की उम्र तक आम तौर पे हमारे 95% लोग जो हैं एक्यूट हेपेटाइटिस ए का शिकार हो के अपने जिस्म में ज़रूरी केमिकल या प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बना चुके होते हैं। इसलिए आम तौर पे हमारे यहाँ ए वायरस को वैक्सीन नहीं किया जाता। अलबत्ता ई वायरस हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं, जिस तरह के प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और उनको टेस्टिंग के बाद ई वायरस की वैक्सीन लगनी चाहिए। और उनको अगर ख़ास तौर पे उन लड़कियों को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, उन ख़वातीन को उनको ज़रूर उसको चेक करके, क्योंकि हेपेटाइटिस ई जिससे हमने बात की 30% के करीब कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी की हालत में हो जाए तो। मतलब ये ज़्यादा एक्यूट हो सकता है अगर इसको पकड़ा ना जाए। तो आप किसी भी टाइम जाके रहिए, हमारे सेक्टर्स में जी अवेलेबल हर जगह अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, लगवानी चाहिए और अपने आप को टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। देखिए ये एक साइलेंट डिजीज़ है और अनलेस कि हम चेक करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस तो हमें नहीं पता चलेगा कि वायरस जिस्म में दाखिल हो गया होगा। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन हमें टेस्ट अपने ज़रूर कराने चाहिए, बॉडी टेस्ट कराने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम हेपेटाइटिस के हवाले से बात कर रहे थे, उसकी टाइप्स के हवाले से, जिगर को किस तरह वो मुतासर करता है, उस पर हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इधर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमत के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से। और पहले भी हमने जिस तरह बात की थी कि वफाकी बजट आया, उसके बाद पंजाब का बजट आया और इतने ज़्यादा टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाए गए हैं कि जिसकी जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से वो कम है। लेकिन अवाम पर बेपनाह टैक्सेस लगाने के बाद अब पंजाब हुकूमत को ख्याल आया है कि जनाब कूड़े पर भी टैक्स लगाना बाकी रह गया था, जिस पे लगा दिया गया है। तो इसलिए पंजाब के 36 अज़ला की 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स नाफिज करने की जो मंजूरी है वो भी दे दी है। कूड़ा टैक्स देहाती शहरी इलाकों के जो रिहायशी अफराद हैं उनके साथ साथ छोटे और बड़े कारोबार पर भी लगेगा और कूड़ा टैक्स पंजाब भर में छोटे और बड़े घरों के तनासुब पर लगाया जाएगा, यानी कि कच्ची आबादियों के मकीनों पर भी कूड़ा टैक्स लगेगा। दूसरा ये कि देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरले से 1 कनाल या इससे भी बड़े घर पर 400 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही एक चीज़ रह गई थी और उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। अब कौन कौन सी और चीज़ें रह गई हैं जिन पर टैक्स देना बाकी है और उसका बोझ भी आवाम को ही उठाना पड़ेगा, हमें ही उठाना पड़ेगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, कूड़े पर भी टैक्स लगा दिए। इतने टैक्सेस ऑलरेडी हम लोग बेयर कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे कि जिनके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है, जिनके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से वो कम है। और अब कूड़े के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, क्या वजह बनी है इसकी? देखिए अनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका मॉर्निंग शो होता है तो उसमें हम जिक्र इस तरह का करते हैं कि अब देखे ना कि किस तरह के आते हैं। इस टाइम नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं तो हम उनको कहीं कह देते हैं जी बाहर सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं है, फिर कहते हैं रोटी में। तो अब ये देखे ना पंजाब हुकूमत ने किया क्या है, अब इस पे बात करना भी तो बनती थी ना। हाँ जी, ये देखिए पंजाब हुकूमत का एक इनिशिएटिव है साफ़ सुथरा पंजाब। अच्छा। और 5 अगस्त को जो है 393 अरब के 3 साल कॉन्ट्रैक्ट की बोलियां होने जा रही हैं। अच्छा। पूरे पंजाब में। सही। और उसमें तमाम जो कंपनीज़ हैं इस वक्त अपना प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर चुकी हैं। हाँ। और उसके बाद जो है ये उसका पार्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन बोलियों को ऑन करेंगे, जो हिस्सा लेंगे, जो इसमें आ जाएंगे, फिर वो घर घर से जो है वो कूड़े के एवज जो है वो पैसे जो हैं वो कलेक्ट करेंगे। और ये इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। अच्छा। देखें
मैं आपको बताता हूँ, आपका मेरा घर कोई आता है ना रिक्शे वाला, कोई आता है बाजी कूड़ा दे दें, तो ये वो हम उसको ना 200 उसको की पैसे देते हैं हम लोग, महीना 500 रुपया मिलता है उसको। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये भी ये तो वो तो देते हैं हम अपनी खुशी से अच्छा। कि ये हमारा वाकई में कूड़ा उठाता है तो हमने इसको पैसे देने हैं। सही। जब सरकार को कलेक्शन की मद में पैसे देने पड़ते हैं, कोई नहीं देता। हाँ अच्छा। वो आज लगा दें वासा के बिल में, वो आज लगा दें एक्साइज टैक्स के अंदर, वो लगा दें बिजली के बिल में, 13वां टैक्स लगा दें। अच्छा वो किसी भी सिलसिले में कुछ भी लगा दें, फिर तो आपको देना पड़ता है क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, लग के आ गया। हाँ वो कलेक्ट कर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ऐसे कलेक्शन तो बड़ा मुश्किल है। आप कैसे हर दरवाजे पे जाके कहेंगे कि हमें टैक्स दे? मुश्किल तरीन काम है। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूँगा। और उसके बाद ये है कि इसको एक तरफ से तो देखा जाए तो जितनी महंगाई है ना, तो कहते हैं मार लो और मार लो और मार लो, तुम मारते ही जाओ, कोई बात नहीं। हमें हमें ना तो असर होना है, ना हमने इसके खिलाफ आवाज़ निकालनी है, और ना कोई ये शहर ही ऐसा है इसमें। अब मसला ये है पूरे पंजाब में ये टैक्स लगने जा रहा है। अच्छा। अब जब पंजाब में टैक्स लगने जा रहा होता है ना, तो उसकी पल्स चेक की जाती है। नहीं तो ये इस तरह की जो मिसालें हैं ये पंजाब से शुरू होनी होती हैं। ये सिर्फ पंजाब ज़्यादा जो कूड़ा है वो प्रोड्यूस कर रहा है कि जो पंजाब के ऊपर टैक्स लगना है? अच्छा मैं इसको ना इस तरीके से लूँगा कि अगर टैक्स लगा है तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए नहीं सबको। चले अगर टैक्स लगा है तो फिर हमें फिर जो डंपिंग साइट्स हैं वो भी बननी नजर आनी चाहिए, उसके अलावा मशीनरी भी नजर आनी चाहिए, मैन पावर भी पूरी होनी चाहिए, फिर हमें साफ सुथरा नजर भी तो आना चाहिए। अगर तो जैसे आप कह रही हैं, और अगर जो करने वाले हैं उनके तो जो इस वक्त प्लान है वो यही है कि डंपिंग साइट होंगी, सब कुछ सारे शहरों में होंगी, ये नहीं कि लाहौर शहर में, सब शहरों में होंगे, तमाम चीज़ें उस प्लान के मुताबिक ओके हैं। अच्छा। मगर अभी इन्होंने चूँकि प्लान जो है वो इनिशिएट किया हुआ है, उसको अब अपना टारगेट अचीव करना है। वज़ीर आला पंजाब को भी सारी बात है बताना है कि हमने ये कर ली है, क्योंकि वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ। अच्छा इस वाले से नीचे अगर देखा जाए तो अफसरान को तो वो भी बड़े सैंडीज हुए हैं कि मैं किसी तरीके से हम पंजाब को, अब सारी बात है मुंह से बात निकाल दी हुई है, तो उसको पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए तो आपको पता है आपके पूरे पंजाब में किसी के पास पूरी मशीनरी नहीं है, किसी के पास नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास। अच्छा। इदारे की तो बात करेंगे, वो फिर इसको आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? हाँ। मशीनरी नहीं है, अब उनको मशीनरी खरीदनी पड़नी है। ये बहुत बड़ी इनकम जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। देखिए पहले था ये 200 अरब का प्रोजेक्ट साल का, अब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 393 अरब रुपये में फ़िलहाल करने जा रहे हैं। अच्छा। मगर उससे पहले 5 अगस्त को एक नीलामी होगी, बोलियाँ होंगी, क्योंकि टेंडर आ चुके हुए हैं, उसमें तमाम लोग हिस्सा ले चुके हुए हैं, प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है। जब वो तमाम लोग जो हैं 5 अगस्त को इसमें आ जाएंगे, और उसके बाद जो है 5 अगस्त के बाद ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शुनीद ये है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि 14 अगस्त को शायद जो है वज़ीर आला इसका ऐलान कर दें कि हमने पूरा पंजाब आउटसोर्स कर दिया सफाई के हवाले से, जो पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास था, अब हम उसको उठाकर इधर ले आए हैं। तो अभी जो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये 5 अगस्त को होता है तो ये करवाते हमें अक्टूबर नवंबर का महीना लग जाएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में सारे काम करवाने हैं। ये कोई 4 गलियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, पूरे पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरे पंजाब की गली मोहल्लों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पूरे पंजाब में सफाई सुथराई दिखाई जाएगी जगह जगह। जिस तरह लाहौर शहर है, इसका मॉडल शहर तमाम शहरों को बनाना है, बड़े शहरों को, तो एंड पे जाके लाहौर शहर को करना है। उसके बाद अगर किया जा रहा है और जिसको अगर कर भी दिया जाएगा पूरे पंजाब को, तो उसका फिर खुमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा पूरा टैक्स की मद में। अजाफी बोझ है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता है कि ये पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। इनके पास कोई रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया कोई नहीं है, छोटा मोटा नॉमिनल कलेक्शन है इनके पास, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, इसके अलावा कोई पैसे नहीं है इनके पास। ये सब कुछ पंजाब गवर्नमेंट से लेते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट को आज की ये तजवीज़ नहीं है, ये पिछले कई सालों से तजवीज़ है कि अगर कूड़ा टैक्स, यानी कि हम इसको टैक्स में कह रहे हैं, कूड़े के कलेक्शन के एवज़ डोर टू डोर अगर हम करवाएं तो उसके जो छोटे चार्जेस हैं
लोगों को आदत होनी चाहिए। जाहिर बात है कोई बंदा पैसे नहीं देता ना तो वो कूड़ा उठाकर अपने गेट के बाहर कहीं ऐसे पे फेंक भी देता डंप कर है। देता जब वो पैसे दे रहा होगा तो वो रोजाना बंदे को ढूंढेगा, भाई आप आए नहीं, मैं तो पैसे देता हूँ। अब मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक तरफ से देखा जाए इन हालात में तो जो ये टैक्स लगने जा रहा है, जाहिर बात है आज ये शुरू में करने लगे हैं, तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अब ये 5,000 भी कर सकते हैं। फिर इनकी मर्जी है, फिर इनकी मर्जी है, जो मर्जी कर दें, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं अब इनकी मर्जी है, हमें तो बस आपने ना एंड कर दिया है। देखें बिजली के बिल, फिर वही बात, घर घर टेलीफोन हर जगह पे एक ही डिस्कशन चल रही है, बिजली के बिल, बिजली के बिल, बिजली के बिल, इतने बिल। जिस अब ये फिर 30 आ गई है, लोगों को फिर चीखें निकल रही हैं। फिर क्या ऐसे ही अवाम भी सड़कों पर निकले जो उनके ऊपर फिर टैक्स कम किए जाएंगे? देखें आप कोई चीज़ के लिए एक दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, तीसरी दफ़ा आपके पास क्या हल होता है? फ़ोन बंद करें, हाँ घर बैठ जाएं। ठीक है जी, यही अवाम को करना पड़ेगा कि किसी सूरत में अपनी ये रिलीफ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मगर फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आप जो समझ रही हैं या जो लोग समझ रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हर किसी का एक अपना ये ओपिनियन राइट होता है हर है ना, किसी का, अपना पर्सपेक्टिव है, आप किसी और पर्सपेक्टिव से बात करें, शायद मैं उस पर्सपेक्टिव को परसीव ही ना सही तरीके से कर सकूं और मिस परसीव हो जाए तो बाद में कहना जी निकालें जी इसकी वीडियो, ये इन्होंने कहा था, ये छोटी सी बात निकाल कर लगाई हो। कह ले कि ओपिनियन दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। नहीं, मैंने फिर आपको कहा कि मैं आपके शो में दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल देखिए मकसद ये कहने का है कि अपने राइट के लिए जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करते, कोई किसी को मारने के लिए थोड़ी कह रहा है भाई बिल आ रहे हैं, बिल क्यों आ रहे हैं, हम क्यों इतने टैक्स दें, इसके लिए लेकिन इमरान पिछले साल लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया है, पूरे मुल्क भर में लोग बाहर निकले थे बिजली के बिल लेकर, गले में पहन कर, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने खुद 3 से 4 एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, रिकॉर्ड किए, खुद उसके ऊपर रिपोर्टिंग की। उसका कोई फायदा होगा? बिजली का बिल फिर भी बढ़ गया। बिल चेक किया ना, किसी का 37,000 आया हुआ था, उस पिछले साल की बात, किसी का 42 आया हुआ था। एक बंदे की सैलरी, सरकारी नायब कासर की सैलरी जो है वो आपको पता है पिछले साल 32,000 थी, इस दफा 37 की है। हाँ। तो उसका बिल 42 आ जाएगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो बिल कहाँ से देगा? वो बाकी अखराजात कहाँ से उठाएगा? एक माह का एडवांस लेकर अपने मोहल्ले की दुकानदार से घर का सारा सामान लेकर जाता है, जितनी भी घर का सारा यूटिलिटी है वो लेकर जाता है, तो उसको सैलरी का इंतजार होता है। उसने जैसे सैलरी आनी है उसने अपने उधार उतारने हैं, बिजली का बिल आ गया जी, और अभी सैलरी में जो है ना कूड़ा टैक्स भी शामिल होने वाला है। ये आप देखिएगा कि ये हो गया है, उन्होंने 200, 300, 500, 10 मरले से अगर एक कनाल का आपका घर है तो उस पे 2,000 भी आपको देना पड़ेगा। ये मंजूरी दे दी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, ये एक ना देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप टैक्स दे रहे होंगे तो आप अपना कूड़ा उठाकर डोर टू अपने डोर पे देंगे। बाज़ का तो लोग उठते ही 4 बजे हैं, 4-5, आपको पता है लाहौर में 4 तरह के लोग रहते हैं, 4 तरह के इलाकों में अलग अलग, कोई सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़ के और अपने कामों को निकल जाते हैं, और कई जो है वो 10 बजे सो रहे होते हैं। अच्छा, वो सोने वाले भी बता रहा हूँ मैं, कई 10 बजे उठ के अपने ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में आते हैं। उसके बाद अगला एक और जो है वो पार्टी लगती है 4 बजे। वो 4 बजे वाले जो होते हैं वो उनकी अब दिन स्टार्ट हो रहा होता है, शाम के टाइम की बात कर रहा हूं। और जो वो 4 बजे वाले हैं वो रात को 4 बजे 5 बजे सोते हैं। कुछ लोग नहीं दोपहर को निकल सकते हैं ना, कुछ लोगों को बीमारी भी तो होती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा तो खलील रहमान कमर साहब ने भी कहा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि मैं दोपहर में नहीं निकल सकता। बड़े लोग हैं जी, बड़े, तो वही तो कह रही हूँ, कुछ लोगों को होती होगी इस तरह की कोई प्रॉब्लम कि वो दोपहर में नहीं निकल सकते होंगे। वो जब बंदा बड़ी बड़ी बात करे तो फिर उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो अब देखिए ना, आप के लाहौर शहर में 4 बजे भी घर से निकल के आप कहीं की तरफ, किसी की तरफ जा सकते हैं। हाँ। तो मैं इसको इसके साथ तो नहीं जोड़ सकता, मगर मैं ये हमारा जो टॉपिक है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो बंदा है वो अपना सारा दिन आधा किलो वेस्ट जो है वो करता है खाने पीने की अशिया में, कहीं पे भी आप जमा कर लें आपके पास आधा किलो हो जाएगा। अब आधा किलो आपके घर में 5 फर्द हैं, 10 हैं, उनको आपने ज़रब देनी है, जमा करना है, तकसीम करना है, जो भी करना है वो आपने जब उठाना है तो वो 5 किलो बन जाना है, 4 किलो बन जाना है। आपने डोर पे लेकर जाना है रोज़ाना
तो 30 दिनों को 5 किलो से 4 किलो से ज़रब दें तो मेरा नहीं ख्याल कोई ये घाटे का सौदा है। किसी ने कोई 200 रुपया 300 रुपया आप वैसे भी दे रहे हैं, तो अगर आप एक सरकारी सतह पे दे देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, एक इम्पैक्ट आ जाएगा, कंपनी में भी जान पड़ जाएगी, उनके पास भी पैसे आ जाएंगे, रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। मगर आजकल के दिनों में टैक्स की बात करना लोग वैसे ही जो है उनका अपने गले पड़वाने वाली बात है। वो आपे से बाहर हैं, गुस्सा जो है उनके सर चढ़ के बोल रहे हैं। और एक ये तो तमाम मौसम से परेशान है और दूसरा गॉसिप जो बाकी है, चीजें। ये जितनी भी गॉसिप हैं आजकल तो भाई बिजली के बिल पे लग रही है। नहीं तो फिर क्या इनके पास क्या टेक्निक है, ये लोग किस तरह कलेक्ट करेंगे ये चीजें? कोई अभी इसके ऊपर गौर फिक्र चल रहा है? नहीं कि इन्होंने कर लिया है? ये बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन हो गया है। नोटिफिकेशन हो गया है। अब जैसे नहीं आउटसोर्स होना है, हाँ। 5 अगस्त के बाद अक्टूबर तक ये इन्होंने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करना ठीक है, है। तो उस दरमियान में गो हेड वो फिर उस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कंपनीज होंगी जो आउटसोर्स में आई हैं हिस्सा लेने, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे नजर आ रहा होगा किसी ने किसको पकड़ा होगा। आप तो देखें पोलियो के 2 कतरे पिलाने जाएं तो कितनी लड़ाई हो जाती है, जरगा बैठ जाता है, आपको पता है ये लाहौर शहर में। तो इसी तरह ये कई जगहों से आवाज़ आनी है कि जी हमने पैसे नहीं देने। अच्छा। अब भी तो ये कहा जा रहा है कि वेरी पोलाइट आपने पैसे लेने हैं, कोई कहता नहीं देने, आपने छोड़ देने हैं। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं आपने मर्जी से दे 3 माह में लोगों को आदत डालनी है, ठीक है। इनके अंदर जानना है कि भाई हम आपसे पैसे कूड़े के एवज ले रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे। हाँ, हम आपका कूड़ा उठा रहे हैं इसके एवज पर। वासा क्या पानी के बिल चार्ज नहीं करता, सीवरेज का बिल चार्ज नहीं करता, ड्रेनेज का बिल चार्ज नहीं करता। अगर कूड़े का बिल है तो वो भी फिर बाहर के सारे मुल्कों में है, तमाम ममालिक में है, मगर ये रिलीफ चूंकि पाकिस्तान में दिया जा रहा है। 4 चीजें जो मैंने आपको बताई है ना कि ये होनी चाहिए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं, चले बेशक थोड़ा ही क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी डंपिंग साइट्स बननी चाहिए जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। फिर हमारी बाकी चीज़ें भी बेहतर होनी चाहिए। अगर ये आउटसोर्सिंग की तरफ भी जा रहे हैं या फिर अगर टैक्स भी ले रहे हैं तो फिर तो आवाम देने को तैयार है, अगर उसका आउटकम जो है, उसका एट दी एंड जो रिजल्ट है वो अच्छा है। मुनीबा, मैं आपको ना बड़ी अच्छी बात आपने की है, मैं आपको ना बुध की रात की बात बताता हूँ। ये जो लास्ट वेडनेसडे गुजरा है, मैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ जा रहा था, मैं रिंग रोड पे था। जैसे मैं सियालकोट की मोटरवे पे चढ़ा हूँ तो लेफ्ट साइड पे मुझे तमाम कारखाने चलते हुए नजर आए हैं, जैसा कि माहौलियात के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन के मुताबिक हमने ये बंद करवा दिए हैं। अच्छा, वो चल रहे थे इतने और धुआं निकल रहा था, चिमनियाँ और धुएं और तमाम चीज़ें, और ये सब दिखलावे की फोटो सेशन होते हैं कि फलाना जगह पे चला गया, बंद कर दिया। और भाई बंद क्यों कर दिया आपने? आप इसका मुस्तकिल हल निकालें। उनको उसके जो आपका एक सिस्टम है उसके ऊपर लेकर आए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि आप लाहौर शहर से थोड़ा सा बैठ जाते हैं, सियालकोट क्रॉस करते हैं, तो जो एक माहौल है वो साजगार होना शुरू हो जाता है, साफ होना शुरू हो जाता है। हवा में भी एक वो खुशबू बड़ी मजे की आ रही होती है। आप बिलीव करें, आजकल उधर नॉर्दर्न एरियाज के मौसम बहुत अच्छे हैं, और आप हमारे लिए तो ऐसे होता है कि हम जन्नत में आ गए। हमें तो यहाँ पे जितनी हब्स बच चुकी है और जितनी ये टैक्सेस की सूरत में मार पड़ रही है, जब आप कहीं और से लाहौर में दाखिल होते हैं ना तो उसकी हवा ही बता देती है कि आप लाहौर में आ गए। यस। अब ये सारी सूरत हाल आप देख लें कि क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल कह रहा है कि डंपिंग साइट्स अगर बन जाए तो वो साइंटिफिक तौर पे बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ताकि लोग जो साथ वाली बात, अब लखुडेल लैंडफिल साइट जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया, इनके तमाम लोग जो साथ वाले लोग रह रहे हैं वो गंदा पानी पीने पे मजबूर हुए हुए हैं। चले देखते हैं कि अब इसके बाद क्या बनता है। अगर कूड़ा टैक्स लगा भी रहे हैं, अगर कलेक्ट कर भी लेंगे तो इसका एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए। हम पैसे देने को तैयार हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट भी तो होना चाहिए। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, मज़ीद भी कुछ पंजाब के हवाले से बात करते हैं। और पंजाब में एक नई तारीख रक़्म हो चुकी है। रेस्क्यू के जवान सड़कों पर होने वाले हादसात में ज़ख्मियों को न सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं बल्कि उन्हें बाइज़्ज़त और महफूज तरीके से हस्पताल में भी पहुंचाते हैं। अब रेस्क्यू डिपार्टमेंट इस काबिल हो चुका है कि वो फ़िज़ा में भी मरीज़ को तेज़ तरीन सफ़र के ज़रिए एयर एम्बुलेंस से एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल भी कर सकता है।
जो कि एक इंतहाई खुशाइंद बात भी है, जिसका तजुर्बा भी हो चुका है। बल्कि रिसेंटली हमने देखा था कि एक मरीज़ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रावलपिंडी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इसके साथ साथ रेस्क्यू की रवा साल की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एंड आई होप कि इससे पहले कि हम इसके बारे में बात शुरू करें, आपने देखा बारिशें इस वक्त चल रही हैं। जी जी। तो मेरी तरफ से और इमरजेंसी सर्विस की तरफ से एक पैगाम ये होगा, और ये खुसूसी तौर पे हमारे लाहौर शहर में बड़े जोशीले बड़े गर्म लोग हैं, वो ये भी नहीं ख्याल करते कि जिस वक्त पानी खड़ा हो उस इलाके से जो है वो थोड़ा सा लंबा चक्कर लेके चले जाए, बजाय कि उस पानी में जो है वो चले जाते हैं और ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे कोई गटर खुला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो वहाँ पे हमारे लिए इमरजेंसीज बनती हैं। इसी तरह से लोगों से मैं साथ ये भी कहूँगा कि अपनी ऊपर छतों को चेक कर लें। अगर वहाँ पे जिनके पुराने घर हैं वहाँ पे पानी जो है वो नाले जो उनके बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो उसकी वजह से कुछ छत गिरने के वाकयात भी हुए हैं। और इसी तरह से अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे दरिया वाले जहाँ पे इलाके जहाँ पे के ये सैलाबी पानी आया हुआ है, वहाँ पे जाने से गुरेज करें। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको खासतौर। और चौथी चीज़ जो इलेक्ट्रिक्यूशन है कि जब बारिश हो रही हो, अगर आपके पाँव गीले हैं तो कोई बाहर बेल ना बजाएं या कोई मोटर को स्टार्ट करने ना जाएं या मोटर का स्विच को ना लगाने जाएं। तो ये मैं खास तौर पे लोगों से अपील करूंगा ताकि उनको ना हमारी बर्री, ना बहरी, ना हवाई किसी भी रेस्क्यू सर्विस की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया है, तो मैं भी फिर इसी से इनिशिएट कर लेती हूँ अपने सवाल का, बिकॉज़ इस पर भी मैंने बात करनी थी। मॉनसून का सीज़न शुरू हो चुका है, तो खुदा ना खास्ता हम बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं, कच्चे मकानात गिर जाते हैं, छतें गिर जाती है, इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते रहते हैं और जिसके हवाले से वार्निंग्स भी दी जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया, लोगों को वार्निंग्स दी? कच्चे मकानात या ऐसी मखदूश इमारतें हैं जिनके जहां पर लोग रह रहे हैं, या आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? जी, सबको बाकायदा एक प्रिपेयर्डनेस का अमल होता है जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सब लोग जो है वो इसको एक्सटेंसिव एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। हमारे लोगों का भी इक्विपमेंट बाकायदा अपना चेक करते हैं, हमारी बोर्ड्स की भी चेकिंग होती है, बाकायदा ये सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं। अब लोगों को भी ये वार्निंग्स इशू की जाती हैं, हम भी करते हैं, PDMA भी करता है, ज़िला इंतज़ामिया भी करती है, ताकि लोगों को ये पता हो। बाकी अब जो चेक करना है ऊपर जाके वो उन्होंने करना है। उस वक्त ना जाएं जिस वक्त पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो बड़ा डेंजरस है। और अगर खास तौर पे आपकी छत जो है वो कमज़ोर है तो वो बड़ा एक सीरियस इशू है। तो इसलिए यहाँ पे है, और इन्हीं जगहों पे आई थिंक हमारी अब जब एरियल सर्वेलेंस भी बेहतर हो जाएगी, आई थिंक अब ज़्यादा भी कमेंट कर सकेंगे कि ऐसे एरिया जहाँ पे कि छतों पे पानी खड़ा है उनको हम और ज़्यादा एडवांस वार्निंग्स भी दे सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली ये हमारी तैयारी की तरफ है, और जितना हम इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं उतने हमारी कोशिश ये है कि कोई हम बात ना हो। बिल्कुल तो ये ऐसे ही हमारी है। और जो दूसरा है वो डॉक्टर साहब, efforts है। PDMA की तरफ से फ्लडिंग का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था, बिकॉज इस साल भी वो कह रहे हैं कि मानसून में ज़्यादा बारिशें 30 to 35% ज़्यादा बारिशें बरसने के चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। तो इस हवाले से भी तैयारियाँ हैं आप लोगों की? जी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है रिवराइन फ्लडिंग से भी ज्यादा तो अर्बन फ्लडिंग का है। यानी ठीक है। शहरों को हमने रहने के काबिल नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने किया क्या है कि हमने कूड़ा सारा लेके अपनी ड्रेन का जो सिस्टम है वो हम वहाँ पे फेंकते हैं, और नतीजा क्या होता है जब हर साल बारिश होती है वो सारी ड्रेन्स जो है वो ब्लॉक्ड होती हैं, उसके अंदर जो है इतना कचरा होता है कि आप सब्र नहीं कर सकती, और कितना बड़ा ये चैलेंज बन जाता है सबके लिए। वासा के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे वहाँ पे जब पानी खड़ा होता है लोग जाके वहाँ पे लंबा रास्ता नहीं लेते, सीधा उस पानी में जाते हैं, और उसकी वजह से जो इमरजेंसीज हैं, रेस्क्यू टीमें चारों तरफ निकली होती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों से हम अभी अपील करेंगे कि देखिए हमें एक जिम्मेदार शहरी बनते हुए अब एहतियात ये करनी है कि कूड़ा हम सारा निकाल के ड्रेन्स में ना फेंकें, हम अपने गटर्स में ना फेंकें, क्योंकि उसकी वजह से जब ये ब्लॉक होता है अरबों रुपए की सड़कें बनती हैं। 2 साल बाद वो सड़क टूटी होती है, बिकॉज वहाँ पे जब पानी खड़ा होता है तो वो सारा। इसी तरह लोगों ने एक और जो बहुत इररिस्पॉन्सिबल हरकत की हुई है वो ये है कि अपने घर की जो साइडें हैं वो ऊंची कर लेते हैं, सड़क को नीची कर देते हैं, 2 साल में वो सड़क टूट जाती है। तो आप प्रॉपर एक ड्रेनेज का सिस्टम जरूर रखें। अगर आप उसके बगैर घर बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपके लिए सड़क बना देती है और 2 साल बाद वो टूट जाती है, तो ये बड़ा एक लॉस है जो हर बार और परसिस्टेंटली हो रहा है। तो हमें
इस अप्रोच को और इस चीज़ को जो है वो चेंज करना है। सो इन्हीं चीज़ों को करते हुए देखिए आज तहसील की लेवल तक हमने इमरजेंसी सर्विसेज दे दी है, और जब हमारा ये सारी चीज़ों को अब सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है लोगों के, लेकिन जी। कुछ हमें शहरियों को भी एक जिम्मेदार शहरी का जो है वो रोल प्ले करना बड़ा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को रखते हुए सारी चीज़ें जो आज आपकी सर्विसेज आपके सामने हैं, हमने मोटर बाइक की सर्विस भी है जो शहरों में जी। जाते हैं, ये अंदरून शहरों के लिए थी, और दूर दराज इलाकों के लिए जहाँ तक हम नहीं रसाई कर सकते थे क्योंकि हर तहसील में पहुंच गए थे, वहाँ के लिए जैसे ही ये डेटा हमने देखा, एनालाइज किया, तो पता ये चला कि हमें 1540 ऐसे मरीज हैं जो पिछले साल थे जिनको 4 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। और ये दूर दराज इलाके जहाँ पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं मिल सकता, वहाँ के लिए खास तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने फौरन अप्रूव किया कि जी आप यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस शुरू करें ताकि दूर दराज के इलाकों को भी बिल्कुल ऐसे ही। लोगों और को भी आपको अगर भी याद सीरियस होगा कोई डॉक्टर साहब, जब भी आप शो में आते थे तो हमारा सवाल यही होता था हर दफ़ा कि एयर एम्बुलेंस का कब आगाज़ किया जाएगा। इसके ऊपर वर्किंग भी चल रही थी और आप कहते थे कि जल्द ही इसका इनिशिएटिव लिया जाएगा और आपको ये सर्विस भी नज़र आएगी। तो बिलाखिर जो मेहनत थी मेरे ख्याल से वो रंग ले आई है और इसका आगाज़ कर दिया गया है एयर एम्बुलेंस सर्विस इसका का। बाकायदा तो कैसा रहा इसका जो इसका एक्सपीरियंस आगाज था? मैं ये क्लियर करता जी चलूं जी कि इसका इस वक्त टेस्ट एंड ट्रायल इस वक्त जारी है, यानी बाकायदा हमने सर्विस को ले आए हैं, जहाज आ गए हैं। अच्छा। अब वो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिविल एविएशन एंड पाकिस्तान एयरफोर्स की हम कुछ बेसेस इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मियां वैली से हमने शिफ्टिंग की जी तो जी पाकिस्तान एयरफोर्स का हम शुक्राज है उनकी बेस से, वहां पे फिर हमने इसी तरह नूर खान एयरबेस पे शिफ्ट किया। तो ये हमारी आजकल हमारी कोऑर्डिनेशन, ये किन पेशेंट्स को शिफ्ट करना है, उनकी कितनी सीरियस होगा, वो अस्पतालों के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन, ये अब हमारे सारे सिस्टम्स इस वक्त स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ताकि उनको पता हो जिस कंसल्टेंट ने वहां से रेफर करना है, किस पेशेंट को रेफर करना है, जो सीरियस हेड इंजरी पेशेंट है या पॉलीट्रॉमा पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है, और उसको फिर एमएस फौरन हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के इन जिलों से वो फौरन हमारे जिला इमरजेंसी ऑफिसर को कॉल कर देंगे और वो फौरन एयर डिस्पैच जो है वो कह सकेंगे एयर डिस्पैच सेंटर को कि वो एयर डिस्पैच कर दें। तो ये हमारा सारा सिस्टम्स को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हमने कुछ पेशेंट्स अभी टेस्ट एंड ट्रायल में शिफ्टिंग भी की है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है हम साथ साथ ये कर रहे हैं ताकि टेस्ट एंड ट्रायल करके एक सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइन हमारा हो जाए। हमेशा हमने जो भी सर्विस शुरू की है, चाहे हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, मोटर बाइक सर्विस है, ये कुछ और, तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले हम उसको कुछ अर्सा टेस्ट ट्रायल कर लें ठीक है। ताकि इस किस्म की जितनी बॉटलनेक्स है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो ये अल्लाह का अच्छा, अभी भी डॉक्टर साहब बहुत से लोग जो थे वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं कि किस तरह हमें लेकर जाया जाएगा, कितने शहरों में ये सर्विसेज मैसर है, कितने शहरों में नहीं है। दूसरा ये कि कितने जहाज़, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि कितने जहाज़ आपको इसके लिए मिले हैं एयर एम्बुलेंस के लिए। दूसरा ये कि एयर स्टेशंस के हवाले से भी हम बता दें कि ये कहाँ पर इनके एयर स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर इनको रखा जाएगा। और दूसरा कि ये जब शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम हॉस्पिटल टू एयर एम्बुलेंस, उसके दरमियान फिर क्या चीज़ें होंगी, किस तरह उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? जी, इसमें देखिए एक तो हमारा सेंट्रल पंजाब का एरिया है जो कि जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को घंटे डेढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है। सही। यहाँ पे तो बर वक्त रसाई मुमकिन है। प्लस यहाँ पे हमें वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी तौर पे कहा है कि जिस वक्त की ज़रूरत हो उनका हेलीकॉप्टर हर वक्त अवेलेबल। अब रह गया दूर दराज के इलाके, तो हमने देखा कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या है। 100 मील से ज़्यादा का जहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि हम एक एरोप्लेन को यूज़ करें फॉरन एयर एम्बुलेंस। तो वो हमने उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किन पेशेंट्स को शिफ्ट होना चाहिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक वो स्टैंडर्डाइज की, और कौन सा हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और कल को हम चलाते रहें। हमने हमेशा कोशिश यही की है कि हम ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर आए जो कि वन टाइम चल के बंद ना हो बल्कि एक सिस्टम चलता रहे। तो उसी चीज़ को रखते हुए नॉर्थ और साउथ पंजाब के लिए दोनों के लिए 2 एयर एम्बुलेंसेज दी गई हैं। कुछ हम इसमें और चीज़ें भी अपना एयर रेस्क्यू विंग को ऑर्गेनाइज करते हुए चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। ये सारा एक टेस्ट एंड ट्रायल का हमने एक प्रोसेस जो है वो उसका आगाज़ कर दिया है। तो इसी तरीके से ये पेशेंट शिफ्ट भी हुआ और इसके अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं या एडिशंस करनी होगी या फर्दर इम्प्रूव करना होगा, तो हमारे पास 2 जहाज़ हैं, एक बैकअप में होगा ताकि हर वक्त हम 24/7 की फैसिलिटी जो है वो आवाम को प्रोवाइड कर सके दूर दराज इलाकों के लोगों को। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा इसके कॉस्ट के हवाले से बता दें, कितना कॉस्ट आ रहा है इस सारे प्रोसीजर, इस सारे सर्विस के हवाले से, और दूसरा कौन बेयर कर रहा है इसको? जी देखिए, हुकूमत पंजाब जहाँ पे इतने सारे हमारे अस्पताल हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होती हैं और अरबों रुपए का वहाँ पे चीज़ है, तो ये हमने इसको बहुत ही इफेक्टिव रख रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव रखा है। इसमें जो टोटल लागत हमें एक जहाज़ के ऊपर
सब कुछ मिला के आती है वो तकरीबन हमें साल की जो है 9 करोड़ रुपए होगी। सो इसलिए हमने बहुत ही इफेक्टिव इसको रखने की कोशिश की, और इसमें मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने इसको एज ए चैलेंज लेके हमारे साथ एक्सेप्ट किया और हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरे, और उन्होंने भी इस पूरे सिस्टम के अंदर हमें पूरा जो है ये पूरा एक सेटअप था जिसमें जहाज भी है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग भी हमारी फिर डॉक्टर्स की है, इसी तरह से फिर स्टाफ की ट्रेनिंग है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, फिर हमने इक्विपमेंट, ये सारा प्रोसेस है पूरा, फिर मल्टीपल इदारों से जो क्लियरेंसेस लेना, उनके साथ बातचीत करना। तो हम सब उन इदारों के भी और सब लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि ये आज जो दूर दराज इलाकों के लोग जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, उनको घंटों घंटों जाते थे और कहाँ तक पहुंच सकेंगे, आज उनको भी जो है स्पेशलाइज हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाना भी मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह आपका अगर आप इसके मुकाबले में देखें, हमारा जो सिर्फ साहिवाल की अपग्रेडेशन है वो कोई तकरीबन 8 to 9 बिलियन, तकरीबन एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाने में 10 अरब से ज्यादा का नुकसान जी। अब पैसे जो है वो लगते हैं। सो इसलिए उसके मुकाबले में दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, आज उसकी वजह से इवन दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी जो है वो फैसिलिटी मिल सकेगी। सो ये हमारे सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं ताकि इसकी सिस्टम्स, प्रोटोकॉल, सारी चीजें अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए और फिर हम इसका बाकायदा तौर पे आगाज भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट टाइम ये जो सर्विस है ये पाकिस्तान में देखी गई है और इसका इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों की तरफ से। जो दूसरा, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जो इस एयर एम्बुलेंस को चला रहे होंगे, जो पायलट या को पायलट होंगे, वो रेस्क्यू की टीम के ही लोग होंगे, क्या वो आप लोगों के ही जवान होंगे? जी, इसमें हमने जो है वो हमने लीज किया है, और लीजिंग के अंदर साथ ही हमने जो है एयर क्रू हमने कुछ हायर किया है, और अच्छा। उनको जो है वो हम, हाँ, ताकि वो स्पेशलाइज, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी एक अलग से स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो सारी चीजें, ताकि हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इसमें बन सकता था उसको हमने वर्कआउट किया और उसी के ऊपर हम अमल दरामद करा रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर्स हमारे हैं, इक्विपमेंट हमारा है, लेकिन जो एक एरिया एक नया था तो हमने उसमें जो इनको हायर किया है और इनकी सर्विसेज दी हैं पायलट्स। तो क्या जो डॉक्टर्स आपके हैं, बाकी जो लोग आपके हैं, तो क्या उन्हें कुछ डिफरेंट इस हवाले से ट्रेनिंग्स दी गई हैं एयर एम्बुलेंस के हवाले से? जी, इसके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी थी। जी। पहला तो ये सिस्टम को बनाना, उसमें जब ये सारी चीज़ें थी उसका इसको डिफाइन करना किस तरह किन इलाकों के लिए होगी, उसमें हमने एविडेंस बेस्ड जो डेटा था उसके मुताबिक ये फैसला साजी की। फिर हमने इंटरनेशनल गाइडलाइन देखी, उसके मुताबिक बाकायदा इसके स्टैंडर्ड्स बनाए, फिर इसी तरह से ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया। इसी तरह हमारे कहाँ पे स्टेशन होनी चाहिए वो डिसाइड किया गया। वहाँ पे हमें कुछ जगह मिल गई हैं, हमें मियाँ वाली, और ये हमारे ख्याल था वज़ीर आला पंजाब के जी उधर जगह पे जहाँ से हमने शिफ्ट करना है वहीं पे इनको स्टेशन किया जाए, तो वो हमारी चीज़ें इस वक्त फाइनल वर्किंग्स उन पे हो रही हैं। एक तो जो लोकल इशू के ऊपर बहुत मुझे जिस चीज़ पे अफसोस हुआ कि पहले हमारे ये सिस्टम्स काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते थे आज से काफ़ी देर पहले, लेकिन कुछ जो बीच में हवाबाजी हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक सेटबैक हुआ, और उसमें जो है ये आज वो हमें सिर्फ अपनी रनवेज और चीज़ों को हम क्लियर करा रहे हैं ताकि वहाँ पे भी हमारी स्टेशनिंग इमीडिएटली हो जाए। इसी तरह एयर मेडिकल डिस्पैच का पूरा प्रोसीजर बनाया गया। फिर बाकायदा इन डॉक्टर्स की जो एविएशन स्कूल है एयर ईगल, उनके साथ बाकायदा इनकी एविएशन मेडिसिन में साथ ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हुई। फिर बाकायदा इनको फ्लाइट्स कराई गई टेस्ट, ताकि इनकी जो है वो हवा में किस तरह ट्रीट करना है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मेडिकल इक्विपमेंट उस पर कौन सा होना चाहिए, वो चीज़ें सारी की गई, और उसके बाद ये करने के बाद अभी इनका टेस्ट रन शुरू किया है हमने, कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारी अल्टीमेटली स्टेशनिंग भी हो जाए तो उससे हमारे ऑपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएंगे। सो ये ऑब्वियसली जब तक हम ऑन ग्राउंड ना लेकर आते, उन इलाकों में ना जाते, तो ये सारी चीज़ों का हमें उस तरीके से समझ लें टेस्ट सही तरीके से उसका नहीं हो सकता। तो हमने रियल टाइम अब उसको टेस्टिंग के ऊपर ले आए हैं, और वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें ये छोटी मोटी जो हैं इनको भी हम अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे और लोगों को पर वक्त सर्विसेज फराहम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और सर्विस रह गई है जिसको लॉन्च किया जाएगा, आपकी तरफ से कुछ नया आइडिया लेकर आया जाएगा और इस खास तौर पे एयर एम्बुलेंस सर्विस के अंदर भी इंक्रीज़ किया जाएगा? जी, आई थिंक इसमें 2 चीज़ें ख़ास तौर पे जो हम आगे करने जा रहे हैं वो है, इस साल हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शामिल है कि मोटरवेज रह गई थी, और मोटरवेज जहाँ अच्छा। पंजाब से गुजरती हैं तो वो दूर दराज, स्पेशली आपने साउथ में देखा कई ऐसी जगहों से गुजर रही है जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स, इस किस्म के अनफॉर्चुनेट वाकयात भी हुए, कुछ हादसात भी हुए, तो वहाँ पे भी लोगों को बर वक्त रसाई देने के लिए हम इंशाल्लाह इसी साल स्पेशली वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर हम जो है वहाँ पे
हम ये मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। तो तमाम इंटरचेंजेस पे हमारी अवेलेबल होगी ताकि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं और मोटरवे उसको भी हम एम्बुलेंस कवरेज दे सकें। ना सिर्फ ये बल्कि यही जो एयर एम्बुलेंस आप देख रही हैं इसके लिए ऊपर हम एक और भी ट्रायल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर कोई ऐसे दूर दराज इलाके में कोई मोटरवे के ऊपर ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उसको भी एयरलिफ्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ों पे हम टेस्ट ट्रायल कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके लिए भी आपको जल्दी हम कुछ और न्यूज़ भी जो है वो दे रहे होंगे। क्या बात है, मतलब नई चीज़ें भी कुछ जो है वो अंडर द टेबल है जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, जो आपकी तरफ से सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? जी, मैं अभी तो मैसेज मेरा सिर्फ एक है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए कि जब पानी वहाँ पे खड़ा है प्लीज़ इन एरियाज़ में जाने से अवॉइड करें, बिकॉज जब आपको नहीं पता नीचे पानी गटर खुला है या कुछ और है, ये ऐसी सूरत हाल में ना जाए वहाँ पे। आपके आसपास कोई अपने गटर हैं या ड्रेनेज सिस्टम है तो थोड़ी सी एफर्ट लगा के उधर से क्लियर कर लें ताकि वहाँ पे पानी ना खड़ा हो। अपना एक जिम्मेदार शहरी बने, अपने ड्रेनेज सिस्टम्स को चेक कर लें, अपनी जो साइडें इतनी ऊंची ना करें कि पानी जो सारा सड़क पे खड़ा हो। आफ्टर ऑल उस निकल के आपने ही उस सड़क पे जाना है। जब 2 साल बाद वो सड़क टूटेगी तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। आई थिंक इस हमें रवैये को बदलने की जरूरत है कि हम सड़कें तो बनती हैं लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कुछ इलाकों में जाएं उन्होंने अपनी साइडें इतनी ऊंची कर ली हैं कि अब वहाँ पे पानी हर वक्त बिल्कुल खड़ा ऐसे रहता ही है, है। हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। और दूसरा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था और जो कि अब ऑन द ग्राउंड भी हमें नज़र आ रहा है, बल्कि इन द एयर हमें नज़र आ रहा है, एयर एम्बुलेंस सर्विस जिसके ऊपर हमने बात की है। हमारे साथ टीची रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें इसके ऊपर डिटेल में हमारे साथ गुफ्तगू की है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।